दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में प्रत्येक दिन अगर देखा जाए तो एक एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास प्रोवाइड की जा रही है आपके प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को टारगेट करते हुए। ठीक है, यानी बेहतरीन श्रृंखला आपके बीच में आज की जो जा रही है वो साइंस की जा रही है। मैंने आपसे कहा है हर एक सब्जेक्ट की हम दो दो मैराथन क्लासें आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी सीरीजें हैं उस सीरीज को भी हम फतह करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस आधार पर पूछे जाते हैं, आपको कितना लिखने की जरूरत होती है, इसमें आपको वो ढंग भी हो रहा है। ठीक है, यानी जो भी श्रृंखलाएं आपके बीच में दी जा रही हैं वो बेहतरीन है। आज का जो लेक्चर आपके बीच में जा रहा है साइंस का, यानी विज्ञान का लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। देखिए, यहां स्पष्ट कहा भी जा रहा है कि मैराथन क्लास प्रथम सेमेस्टर टारगेट हम करते हुए आपके बीच में चल रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न यही से इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप इस मैराथन क्लास को अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जो लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई आप और लोगों को जागृत करेंगे तो थोड़ा सा और लोगों का लाभ भी इस वीडियो के माध्यम से हो सकेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको लगातार इसी बात का जिक्र करते हैं कि दोस्त और भी अपने जो भी मित्र मंडली है उनमें आप वीडियो को शेयर करके और भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए, बहरहाल बिना समय को गवाए चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ, यह वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यानी मैराथन क्लास की पहली सीरीज आपके बीच में जा रही है, दूसरी सीरीज भी आपके बीच में जाएगी। प्लीज उन दोनों को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपके बीच में मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके बीच में लगा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है मछली के जल में रहने के लिए कौन सा अनुकूलन अंग सहायक होता है। ठीक है, यानी मछली जो जल में रहती है, ठीक है, आपने सुना होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। अभी मछली को आप बाहर निकालो तुरंत वो तड़फड़ाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब सवाल है कि आखिरकार हम लोग जब पानी में डूबते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ी देर बाद हमारी आपकी मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने से। अगर आपको खुदा न खास्ता तैरना नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशंस की बात हम कर रहे हैं। लेकिन मछलियां जो होती हैं वो लगातार पानी में घूमती टहलती रहती हैं, आखिरकार वो सांस कैसे लेती है, ये सवाल है आपसे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, हर एक विद्यार्थियों को पता है। थोड़ा सा अगर आप साइंस के क्षेत्र में थोड़ा सा आप साइंस का नॉलेज रखते होंगे तो यहां देख सकते हैं जो मछली होती है उसका जो अनुकूलन अंग होता है, यानी श्वसन कैसे करते हैं हम, आप श्वसन तो जो है फेफड़े से करते हैं। ठीक है, लेकिन जो श्वसन मछलियां करती हैं उनके पास गलफड़े होते हैं, यानी गिल्स होते हैं, वो उससे जो है वो अपने रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करती हैं। ठीक है, इनका जो है जल देख सकते हैं, मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका जो शरीर है वो धारा रेखित शरीर होता है। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि मछलियां जो होती हैं वो सांस कैसे लेते हैं, तो आप कहेंगे गलफड़े की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है। मूसला जड़ कौन सी होती है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा। मूसला जड़ जो पेड़ की सबसे प्रमुख जड़ मानी जाती है, बिल्कुल नीचे जो एकदम चली जाती है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है मूसला जड़ों को जो है इसका जो भाग है वो शंकु रूप है, कुंभी रूप है, तर्क रूप, यानी जो है तर्क रूप को भी कुल तीन यानी कहा जाए
तर्क रूप, यानी कुल हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो मूसला जड़ को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? आप कहेंगे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के जो है कारण क्या जो है परिवर्तन होते हैं? ठीक है, जो अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होता है? तो भोजन एकत्रीकरण के कारण यहां देख सकते हैं, भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें जो है वो कंद में बदल जाती हैं, जैसे आपका शकरकंद होता है। ठीक है भाई, आपने शकरकंद खाया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ हमने शकरकंद खाया है। ठीक है, उम्मीद है कि सब लोगों ने खाया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कहा जा रहा है कि अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है, यानी परजीवी मतलब क्या होगा? आप कहेंगे परजीवी, पैरासाइट जिसे हम कह सकते हैं, वो दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, परजीवी पौधा होता है जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा या जड़ों के द्वारा आधार पोषक पौधों से लेता है। ठीक है, चलिए परजीवी पौधा जो होता है, जो भी वो आपकी प्रक्रिया होती है परजीवी पौधे की, वो दूसरों से ही प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ कौन सी होती है? तो मूलांकुर में जो विकसित होती है वो हमारी मूसला जड़ ही होती है, जो पृथ्वी की सबसे गहराई तक जाती है। ठीक है, चलिए झकड़ा जड़ आपने देखा होगा, जो सबसे ऊपर रहती है, जो इधर उधर फैली रहती है, पतली पतली होती है। अरे एकदम पतली नहीं होती भाई, मोटी भी होती है। पेड़ जैसे जैसे पुराना होगा तो वो भी बिल्कुल मोटी हुई चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, जो आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है? देखिए जड़ों के कई प्रकार होते हैं, जड़ों के प्रकार में आर्द्रताग्राही जड़ क्या है ना? तो आप कह सकते हैं कि ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करते हैं, इसे आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं। यथा आर्किड की जड़ें जो होती हैं वो आर्द्रता ग्राही जड़ें ही होती हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि जो आर्द्रता ग्राही जड़ की एक उदाहरण दीजिए, तो आप कहेंगे आर्द्रता ग्राही जड़ का जो उदाहरण है वो आर्किड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे लवणोद्भिद पौधों में जो हमारी श्वसन जड़ें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताते हुए चल रहे हैं। मेरा जो टारगेट है वो मैं सोच रहा हूं कि आपको अधिकतर प्रश्न आपके बीच में दे दिए जाएं। ठीक है, ताकि वीडियो के माध्यम से कम एक नजर आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि दिमाग में वो चीजें सेट हो जाती हैं। ठीक है, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार से करती हैं? तो पत्तियां जो भोजन का निर्माण करती हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश में भोजन का निर्माण अपना पत्तियां जो है वो करती हैं। ठीक है, पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, पौधों का जो हमारे जीवन में क्या महत्व, भाई पौधे नहीं रहेंगे तो आपने देखा आपकी बार कितनी गर्मी पड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते ये आप जरूर टारगेट करिएगा कि आप पौधा जरूर लगाएं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, और जब तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हम आप पेड़ों को काटेंगे अपने घर को बनाने के लिए। पेड़ तो काट रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं है कि चलिए हम पेड़ को लगा दें। अगर यही कंडीशंस रही तो आने वाले 10-20 सालों में हमारे यहाँ हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप पेड़ को जरूर लगाएं। ठीक है, अब पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व, पौधे जो है श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये तो सबसे प्रमुख कारण है ही। ठीक है, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो ये तो प्रोवाइड करते हैं, भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा आपका पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो पेड़ पौधों को आप जरूर लगाएं। आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं कि भैया अगर पेड़ काट रहे हैं तो प्लीज पेड़ ना काटो, अगर काट भी रहे हैं तो कम से कम एक पेड़ आप जरूर लगा दीजिए। ठीक है, अरे एक पेड़ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ढेर सारा पेड़ काट के एक पेड़ लगा दीजिए तो हो जाएगा, नहीं, आप पेड़ को काटें, पहली चीज तो काटना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आपकी जरूरत है तो क्या कर सकते हैं, बट पेड़ को आप जरूर लगाएं, मेरे कहने का सेंस ये है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है 5 पुष्पी और अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। पुष्पी पौधे कौन कौन से हैं? आम है, नीम है, अमरूद है, सरसों है, बरगद है। ठीक है,
और अपुष्पीय पौधे कौन से हैं? बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, आपका कवक हो गया, शैवाल हो गया, मॉस हो गया, फर्न हो गया, ये अपुष्पीय जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। पुष्पी मतलब जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, दो कवक के नाम लिखिए, ठीक है। जो दो कवक होते हैं, पहला तो आपका कुकुरमुत्ता है, ठीक है, जिसे आपने मशरूम कहते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। अगला है राइजोपस का पौधा, ठीक है। इस दोनों में, ये दोनों हमारे कवक के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, किन्हीं तीन पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये कौन सा पेड़ हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो है किन्हीं तीन पौधों के नाम आपको लिखना है जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है, हमारी बैक्टीरिया है, ठीक है। अगला है कुकुरमुत्ता हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को आपने देखा होगा संभवतः, ठीक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शाक झाड़ी तथा वृक्षों के जो है 5-5 उदाहरण दीजिए। साग कौन कौन से होते हैं भाई? साग यानी देख सकते हैं, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मूली हो गया, तुलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है। ये हमारे साग के अंतर्गत आते हैं। अगला है, देखिएगा, कहा जा रहा है झाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो झाड़ी के अंतर्गत हमारा चमेली है, गुलाब है, नींबू है, करौदा है, गुड़हल है। वृक्ष के अंतर्गत ताड़ है, आम है, नारियल है, नीम है, चीड़ है, ठीक है। ये सारे वृक्ष के अंतर्गत हैं और ये ऊपर वाले झाड़ी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। बहुवर्षीय यानी जो बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, ठीक है। पीपल हो गया, नीम हो गया, इसे आपने देखा होगा, अगर अच्छे खासे हैं तो काफी दिनों तक इनका जीवन काल चलता रहता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है ना। नर तथा मादा युग्मक जो है जब मिलते हैं तो वो कौन सी विधि होती है, ठीक है। यह विधि हमारे निषेचन कहलाती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगला कहा जा रहा है, बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है, ठीक है। तो बीजों का जो प्रकीर्णन होता है किसकी सहायता से होता है? बीजों का प्रकीर्णन जो है जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है, ठीक है। जो बीजों का प्रकीर्णन होता है उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण से पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक हमारा मीटर होता है। 12 इंच बराबर 12 इंच बराबर कितना होता है? तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, ठीक है। ये तो आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग भी कर रहे हैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा, ठीक है। यानी पूछा जा सकता है कि एक जो है 1 इंच बराबर जो है 1 फुट, सॉरी 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। तो उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, आप कहेंगे 12 इंच होता है ना। 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में 3 फुट होता है, अथवा जो है 91.44 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। चाहे फुट में पूछे चाहे सेंटीमीटर में पूछे, आप दोनों को ध्यान रखिएगा, है ना। शरीर का तापमान किससे मापते हैं? भाई आपको बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपके शरीर का तापमान किस जो है यंत्र के द्वारा मापता है? आप कहेंगे थर्मामीटर के द्वारा मापता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा बुखार वगैरह जब होता है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो बेहद जो है हमेशा आप अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हुए आए हैं, एक स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है वो अधिकतम बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। चलिए, अगला, माप के जो है मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? भाई कोई भी माप है उसका मानक मात्रक होना आवश्यक क्यों है? ध्यान दीजिएगा, आपसे
मात्रक का होना क्यों आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में जो मानक मात्रक है वो कहीं क्षेत्रफल, आयतन, तौल इत्यादि के सही ज्ञान के लिए मानक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। भाई अगर जो है मानक मात्रक नहीं रहेगा तो हमें आपको लंबाई का ज्ञान नहीं होगा, चौड़ाई नहीं पता चलेगी, क्षेत्रफल नहीं पता चलेगा, आयतन नहीं पता चलेगा, हम किसी चीज़ की तौल नहीं कर पाएंगे। जैसे सब्जी लेने जाते हैं, हम कहेंगे 1 किलो सब्जी दे दीजिए, जब मानक मात्रक ही नहीं होगा तो 1 किलो का मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों या मात्रकों का प्रयोग किया जाता है? तो छोटी लंबाई की जो है मापन के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000वां भाग का प्रयोग किया जाता है, तथा बड़ी लंबाई के मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना या 100 गुना तथा 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए कम है, बट और भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण रहेंगी वो हम आपको बताते हुए आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। ठीक है, मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जितना हो सक रहा है बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को टारगेट करते हुए हम आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। खेत का जो क्षेत्रफल है प्रायः किस मात्रक से हम मापते हैं? भाई जब आपके क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है मापा जाता है, जब आप खेत को कभी मापते हैं, ठीक है, देखने के लिए, तो आप किस मानक मात्रक से आप मापते हैं? तो खेत का जो क्षेत्रफल है प्रायः डेसिमल जो है एकड़ तथा हेक्टेयर व देसी भाषा में हम जिसे बीघा कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम खेत के क्षेत्रफल की प्रायः माप की बात करें तो उसे हम डेसिमल में मापते हैं, एकड़ में मापते हैं, हेक्टेयर, व अगर देसी भाषा में आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि भैया आपके पास कितना खेत है, तो देहाती लैंग्वेज में कोई डेसिमल का प्रयोग नहीं करता है। एकड़ का प्रयोग कुछ लोग करते हैं, हेक्टेयर का प्रयोग भी लोग कम करते हैं। अधिकतर प्रयोग हमारे देहात में जो यूज़ होता है वो बीघा होता है। कितना खेत है, लोग बिस्वा का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनके पास बीघे में होता है, भाई कहते हैं हमारे पास 5 बीघा खेत है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जिनके पास होता है, कहते हैं हमारे पास 10 बीघा खेत है। क्या ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमारे पास इतना डेसिमल है। ठीक है, या एकड़ को लोग अधिकतर कहते हैं, हेक्टेयर को भी यूज़ नहीं करते। अधिकतर जो यूज़ होता है हमारे दैनिक जीवन में वो बीघे के रूप में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो घन में जो लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। भाई घन को आपने देखा होगा, घन की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो जितनी लंबाई होगी जाहिर सी बात है कि उतनी ही चौड़ाई होगी, और जितनी चौड़ाई होगी शायद उतनी ही ऊंचाई होगी। शायद क्या, वो तो कंफर्म चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने आयत को बनाया होगा, अगर आपने देख सकते हैं पूछा क्या जा रहा है, किस अगर आपने घन को बनाया होगा, ठीक है, घन मतलब होता है यार चारों भुजाएं जिसके बराबर हो, है ना, वो घन होता है। अगला आयतन किसे कहते हैं? आयतन ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है आयतन किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप जहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं उतना स्थान आपने घेर कर रखा है। ठीक है, तो जितना स्थान आपने घेरा है वही आपका आयतन कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई चीज़ आप जहाँ रख देते हैं, जितना स्थान वो रखी गई चीज़ घेर लेती है वो आयतन ही कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप जहाँ बैठे हैं वो आपका आयतन कहलाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति का मूल मात्रक क्या हो सकता है? अगर हम एमकेएस की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है। ठीक है, मीटर हो गया, किलोग्राम है, सेकंड है ना। चलिए गति के कितने प्रकार होते हैं? गति के देख सकते हैं 4 प्रकार होते हैं। रेखीय गति हो गया जिससे एकदम सीधी होती है, घूर्णन गति हो गया, लट्टू की चाल देखे होंगे, वृत्तीय गति हो गया। ठीक है, वृत्तीय गति एक गोला होता है उसी पर लगातार चलता रहता है। ठीक है, दोलन गति आपने देखा होगा, जैसे दोलन गति को आप जैसे आपके यहाँ एक घड़ी नहीं होती है पेंडुलम, आपने देखा होगा। ठीक है,
लगातार इस तरह से एक सेंटर होता है, ये ऐसे 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 ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। ये आपकी दोलन गति कहलाती है ना। चलिए अगला आपका है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि गति के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार। इसको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, तो डिफाइन करने में कुछ ज़्यादा दिक्कतें तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में इसको भी डिफाइन कर देंगे कि देखिए गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है, वृत्तीय गति और दोलन गति क्या होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मानक मात्रक भैया किलोग्राम होता है। बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, अभी इसके पहले ये क्वेश्चन लिया गया, देखिए फिर से रिपीट हुआ, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। गति किसे कहते हैं, समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग में की स्थिति में आए परिवर्तन को हम गति कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, गति किसे कहते हैं, समय के अनुसार किसी जो है वस्तु तथा उसकी भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे, ठीक है। गति का प्रथम नियम क्या है, गति का जो प्रथम नियम है अगर हम कहें तो इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, यानी विरामावस्था मतलब एक जगह कोई वस्तु रखी है, वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है, तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है, ठीक है, और यदि वह एक सरल रेखा में जो है एक समान वेग से चल रही है, तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल हमारा नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ये हमारे गति का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है, मोशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अगर इक्वेशन पूछा जाएगा तो इक्वेशन को भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। घूर्णन गति किसे कहते हैं, अभी देखिए गति के प्रकार में आ गया, देखिए यहाँ वृत्तीय गति भी आ गई, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, मैंने लट्टू को बताया था भाई, एक केली होती है, ठीक है, ये बड़ा सा लट्टू है, ये अपने अक्ष पर ये हमेशा इसी तरह से घूमता रहेगा जब तक लट्टू नाचता, और जब बंद हो जाएगा तो ये एक तरफ लुढ़क जाता है ना। तो यही कहा जा रहा है, जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह गति उसकी घूर्णन गति कहलाती है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर जो है गति करती है, ठीक है, तो वह वृत्तीय गति होती है, ठीक है। चलिए बल किसे कहते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक जो है दूसरे पर आरोपित होता है, ठीक है, कुछ इसमें नहीं है, बिल्कुल जीरो की चीज़ें हैं, ठीक है। दोलन गति किसे कहते हैं, देखिए सभी गतियाँ मैंने डिफाइन आपके बीच में कर दिया है। दोलन गतियाँ किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे हम दोलन गति ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, कहा जा रहा है जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर, मध्य स्थिति मतलब मैंने आपको घड़ी का उदाहरण दिया, ये इसका जो है मध्य स्थिति है, ठीक है। अब ये जो मध्य स्थिति इसका ये बना है, ये इसी तरह से अपनी गति करेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दोलन गति कहेंगे, ठीक है। अगला कहा जा रहा है दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें तो झुके तल का मशीन, झुके तल की मशीन की तरह प्रयोग, जैसे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, बिल्कुल सही। मकानों में सीढ़ी के रूप में, पहिए के घुमावदार सड़कों के रूप में, ठीक है। ये हमारे दैनिक जीवन में झुके हुए तल जो होते हैं एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला आपके बीच में कहा जा रहा है, देखिए मैं फिर से ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। पौधे और जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या होता है, तो पौधे और जंतुओं के बीच अगर हम अंतर की बात करें तो जो पेड़ पौधों में वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती है ना भाई। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो हमेशा जीवन पर्यंत होती रहती है, और जो जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं,
उनमें क्या जो वृद्धि होती है वो भी जीवन पर्यंत होती है? नहीं, एक निश्चित एज होती है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित आयु होती है, ठीक है। 20-22 वर्ष तक, 25 वर्ष तक हम आप बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद जो है 20 वर्ष नहीं, देखिए 25 से 30 वर्ष तक अधिकतम हमारी आपकी जो भी चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं, बाकी वो इसी नियत समय के बाद रुक जाती हैं। अब विचार करें, अगर हम जीवन पर्यंत बढ़ते ही रहेंगे तो पता नहीं हम लोग यार कितने लंबे हो जाएंगे, हाथ पैर पता नहीं कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये संभव नहीं, एक निश्चित आयु तक हमारी आपकी वृद्धि होती है। बट वहीं अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे हमारे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पौधे तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए। सभी पौधे एवं जंतुओं अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। पौधे तथा जंतुओं की समानता संबंधी लक्षण क्या हो सकते हैं? पौधे पौधे को जन्म देते हैं और जो जीव हैं वो अपने समान ही जीव को पैदा करते हैं, है ना। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। अब चारों भाग कौन कौन से हैं ये भी दिमाग में आ रहा होगा। अभी हम आपको आगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, एक एक कॉन्सेप्ट आपके हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जीवधारियों में जो है अनुकूलन किन कारणों से होता है, ठीक है। जो जीवधारी हैं वो अपने आप को वातावरण में एडॉप्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो जीवधारी हैं उनका जो अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता, जैसे जो जीव होते हैं अगर उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है तो जहाँ उन्हें भोजन मिलेगा वो उसी वहीं चले जाएंगे और वहाँ पर उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है ना। तो संरचनात्मक अनुकूलन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने से अधिक सुविधा हो, ठीक है, अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उससे हम संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं, है ना। अगला, पौधे में जड़ का क्या उपयोग है? भाई आप ये तो बताने वाली चीज़ है नहीं कि जो पौधे होते हैं उसमें जो है जड़ की क्या उपयोगिता हो सकती है। तो जो पौधे होते हैं उसमें जो जड़ होते हैं, ठीक है, भूमि से वो जल, खनिज, लवण इत्यादि को उपलब्ध कराते हैं और भी जो प्रमुख चीज़ें हैं वो पौधे को जकड़ कर रखते हैं ताकि वो गिरने ना पाए, ठीक है। तो ये सब उपयोगिताएं होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 से लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ओटो मुक्त करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक शब्द में कहा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त करने की प्रक्रिया ही हमारी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। पॉलिनेशंस मीन्स परागकण हम किसे कहते हैं? तो जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो पॉलिनेशन कहलाती है, मीन्स इसे हम परागकण कहते हैं, है ना। ये भी पूछा जाता है, देख सकते हैं 2021 में रिपीट किया गया है, आपके परीक्षाओं में आ सकता है, ठीक है। पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का जो नाम है वो पुंकेसर होता है, ठीक है। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, फलों में जो जल की मात्रा होती है वो 90% तक होती है ना। अब कहा जा रहा है जड़ों में पौधों में जड़ों का क्या कार्य है? जो पौधे होते हैं वो जड़ों का क्या कार्य, अब इसके पहले भी यही चीज़ पूछा गया। जो पौधे होते हैं वो भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल, खनिज, लवण इत्यादि को अवशोषित करने का कार्य भी जड़ों के द्वारा ही होता है, ठीक है। जलीय पौधों को क्या कहते हैं? जलीय पौधों को हम जलोद्भिद कहते हैं, इसको भी आपको पता है, ठीक है। जलीय जंतुओं को हम क्या कहेंगे? जलीय जंतुओं को हम जलचर कहते हैं, जो थल पर रहते हैं उससे हम थलचर कहते हैं, और जो स्थल पर रहते हैं वो उससे हम स्थलचर कहते हैं, है ना।
अब ये तो तीनों आपका हो गया। अब देखिए लास्ट पेज आपके बेस में ओपन हो चुका है। मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ से दी गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। देखिए अभी एक और मैराथन क्लास साइंस की आपके बीच में जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि साइंस की एक आध दो क्लासें अधिकतर दे दिया जाए, क्योंकि ताकि कोई भी कंटेंट आपका छूटने ना पाए। भाई अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम मैराथन क्लास पढ़ने के बाद आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस दिमाग में आ जाएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए लगभग सेट हो जाता है और कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है बेकेलाइट। इससे हम फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि जो थर्मोसेटिंग है वो किससे बनाया जाता है। तो जो थर्मोसेटिंग है वो फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है और इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है ये बेकेलाइट होता है, ठीक है। पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पुष्प के मादा अंग हैं उसे जायांग है, अंडप है, कॉर्पेल है, स्त्रीकेसर है, ठीक है। ये मादा अंग होते हैं किसके, पुष्प के, ठीक है। अगला है सजीव के लक्षण कौन से होते हैं। अब इससे आसान क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सजीव के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, निश्चित आकार एवं माप होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक निश्चित आकार होगा, निश्चित उसका माप होगा। कोश की संरचना होते हैं, बिल्कुल सही। श्वसन की क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। मोशंस यानी गति करते हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की क्रिया भी जो सजीव होते हैं वो करते हैं। ये सजीव के प्रमुख लक्षण के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए, ठीक है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं और जो मांसाहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जंतु आपका हाथी है, दरियाई घोड़ा है, बकरी है, भैंस भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, ठीक है। ये सब आपके शाकाहारी जो है जंतु के अंतर्गत आएंगे। क्या बिल्ली भी शाकाहारी जंतु के अंतर्गत आएगी, नहीं, ठीक है। बिल्ली शाकाहारी जंतु के अंतर्गत नहीं आएगी। बिल्ली तो भाई रोटी भी खा लेती है, ठीक है, मांस भी खा लेती है ना। कुत्ता भी आप देख सकते हैं वो भी शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कुत्ते उत्ते को छोड़िए, आप सिर्फ शाकाहारी की ध्यान दीजिए, ठीक है। मांसाहारी जंतु देख सकते हैं, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब जो है मांसाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। फ्रैक्शंस यानी घर्षण बल हम किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आज का जो भी हमारे बीच में गाड़ियां वगैरह चल रही हैं वो घर्षण बल के कारण ही चल रही हैं, ठीक है। यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से जो है गोटी बहुत तेज से फिसलती है। यदि आटा चक्की के जो है पट्टे घिस जाते हैं तो क्या चक्की गति नहीं करेगी। आगे कहा जा रहा है घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है किन्हीं दो सतहों के संपर्क में, ठीक है, किन्हीं दो सतह के संपर्क तल के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल जो हैं वो हम घर्षण बल कहते हैं। यानी आपने देखा होगा जो भी हमारे बीच में गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनके टायर में जो गोटियां बनाई जाती है और जो सड़क होती है खुरदुरी बनाई जाती है। तो टायर और सड़क के बीच में जब चलती है तो टायर जो है उसके गति का वो विरोध करती है। अभी हम आप शीशे पर अगर चाहें कि गाड़ी चला लें तो ये संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं चलेगी, क्योंकि शीशे में वो जो फ्रैक्शंस हैं यानी जो घर्षण बल है वो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि शीशा एकदम बिल्कुल फ्रेश होगा, है ना। तो यही चीज़ें आपसे कही जा रही हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देख सकते हैं 2019 में ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो है समय का मानक मात्रक क्या हो सकता है, तो समय का मानक मात्रक हमारा सेकंड हो सकता है। सजीव क्या है या सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जिनमें सजीव का संचार होगा वो सजीव वस्तुएं कहलाएंगी। निर्जीव क्या है, जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है वो निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी किसे कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है पौधे में कितने भाग होते हैं। पौधे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, कुल इसके जो है